अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हमारे क्लासेस को भी बाकायदगी से अटेंड भी कर रहे होंगे। जो हमारा रिसेंट जो चैप्टर चल रहा था वो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर टॉपिक थे, वो हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो स्टार्ट हमने लिया था वो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन से लिया था। न्यूरॉन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। उसके बाद में उसके रिसेप्टर्स के बारे में, और उसके बाद फाइनली उसके टाइप्स, देन फिर लोकेशंस। और आज जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नर्व इम्पल्स का है। नर्व इम्पल्स के अंदर जो चीज़ें हैं, बेसिकली हमें सबसे पहले न्यूरॉन्स के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। नर्व्स के बारे में, जो नर्व्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इससे पहले देखा है कि हमने सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कशन की हुई है। तो इन सब चीज़ों के अंदर जो चीज़ें हमने सीखी थी वो ये था कि जो पैगाम होता है, जो पैगाम के जो रिसेप्टर्स होते हैं जो वसूल करते हैं वो सेंसेस होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो कहाँ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते हुए दिमाग तक जाते हैं। दिमाग जब किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए मुतलका हुक्म जारी करता है या ऑर्डर देता है या टारगेट करता है उस पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर देन फिर क्या होता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स जो पैगाम लेके दिमाग तक पहुंची होती हैं, उस पैगाम को लेने के बाद वो मोटर न्यूरॉन्स जो होती है वो मुतलका टारगेट तक पहुंचती हैं। उसके पहुंचने के बाद वो मुतलका ऑर्गन जो होता है वो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। आज का जो टॉपिक है वो नर्व इम्पल्स के ज़रिए है कि ये पैगाम किसके थ्रू जाता है, ठीक है। ये पैगाम सेंसरी न्यूरॉन्स लेके तो जाती हैं, लेकिन जाती कैसे हैं, कौन सी ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जो उसे फैसिलिटेट कर रही होती है कि वो वहाँ तक आपके दिमाग तक लेके जाए। अब जो ये जो काम है बेसिकली कुछ केमिकल्स और फिज़िकल जो फैक्टर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर या हमारी नर्व्स के अंदर होते हैं, ठीक है। जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो होते हैं जो इसको प्रोवाइड कर रहे थे। जस्ट लाइक अ रोड, वो आपको एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो इतने फ्रेजाइल होते हैं, इतने नाजुक होते हैं कि जैसे ही आपके जिस्म को कोई चीज़ टच करती है तो वो फ़ौरन आपको उस चीज़ की फीलिंग आती है, ठीक है। वो चाहे तो इंटरनल हो सकती हैं, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल्स भी हो सकती हैं। अब ये होते क्या है, ये जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं। बॉल्स की अगर सपोज करते हैं बॉल्स होती हैं तो ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जो केमिकल्स होते हैं इनके जो अंदर जो इसके एटम्स होते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं। जैसे ही ये आपस में टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, एनर्जी एक जनरेट करते हैं, ठीक है। एनर्जी एक होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है, वो जो वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। जब चीज़ें ये वेव्स प्रोड्यूस करती हैं तो आपको पता है एनर्जी की हम लोग पॉजिटिव भी साइन होता है और नेगेटिव भी साइन होता है। अब इन दोनों के आपस में एक जंग होती है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। कौन सी चीज़ है जो जो जीतेगी, आपका रिएक्शन भी उसी पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स के बारे में आपको डिटेल में इसके समझाता हूँ। पॉजिटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जब आपको कोई चीज़ टच करती है आपकी बॉडी को, ठीक है, अगर वो पैगाम सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आपके दिमाग तक चले जाते हैं तो वो डेट मीन्स कि ये पॉजिटिव फोर्स है। मसलन कि एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ जो चीज़ आती है वो पॉजिटिव फोर्स कहलाती है। नेगेटिव फोर्स क्या होती है, ऐसी चीज़ जो स्टिमुलाई न कर सके आपको, वो नेगेटिव फोर्स कहलाती है। मसलन आपको कोई भी टच करे, आपको फील ही ना हो, फीलिंग ही ना आए, दैट मीन्स कि वो नेगेटिव फोर्स होती है। इसमें वो ढीठ वाली कंडीशन नहीं है कि वो बंदा किसी को कुछ कहता ही जाए और उससे असर ही ना हो, वो इसमें नहीं शामिल है। वो इस चीज़ को आपने नहीं लेना है, इसके अंदर कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। वो ढीठ वाली मखलूक है, वो और तरह की होती है, ठीक है, उसका हम इसमें डिस्कशन भी नहीं करेंगे। है तो ये साइकोलॉजिकली एक प्रॉब्लम, लेकिन हम प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग बुक पढ़ रहे हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि जो पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स के अंदर जो जंग होती है वो कैसे परफॉर्म करती हैं सारी चीज़ें। अभी मैंने बताया कि जो पॉजिटिव फोर्स होती है, जब आपको एक्सटर्नली कोई चीज़ आप पे इफेक्ट करती है तो वो जो फोर्स होती है वो आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाती है।
हम इसको कहते हैं पॉजिटिव फोर्स होती है। अगर यही चीज़ विदाउट रिएक्शन रहे, जो फोर्स आपके बॉडी के अंदर दाखिल ना हो, तो ये क्या नेगेटिव फोर्स हो जाती है। अगर ये दोनों चीज़ें, मतलब आपको कोई भी कुछ ना कहे तो आप स्टिल कॉम एक ख़ास पोजीशन में बैठे रहेंगे, आराम से रहेंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ये जो विदाउट मसले वाली कंडीशन है, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जब आप पे नेगेटिव या पॉजिटिव फोर्स दोनों ही अमल नहीं कर रही, तो आप पोलराइज्ड कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाता है कि अगर आपका जो एक्सटर्नल है, आपको फोर्स इतनी शदीद किस्म की मिलती है, तो वो क्या होती है, डायरेक्ट वो क्या होती है, अंदर आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होती है, तो वो नेगेटिव फोर्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ही नेगेटिव, फिर वो आपका क्या आता है, एक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, फ़ौरन ही, सिंपल अगर मैं बताऊं, आपको कभी कभी लगा होगा कि आपको अचानक करंट लग गया, कि कहीं आपकी वो टकरा जाती है, बाजू, उंगली, हाथ, पाँव या कोई पाँव चीज़ टक्कर, तो आपको ऐसा फील होगा आपको फ़ौरन करंट लगा है। ठीक है, वो बेसिकली एक नर्व इम्पल्स क्रिएट होती है उसके अंदर। इसके बाद क्या होता है, अब ये एक वाइब्रेशन की तरह आपके बॉडी में एक सिचुएशन आती है, एक स्टेट आ जाती है। अब वो क्या कहते हैं कि जैसे ही आपके अंदर वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसमें एक वाइब्रेशन शुरू होती है। उस वाइब्रेशन की वजह से जो पोलराइज कैसी थी, जो हमने स्टिल, जो हम लोग साकन है ना, स्टैटिक पोजीशन में, उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। अगर उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट कर दी जाए तो वो नॉन पोलर हो जाता है। ठीक है, और इस नॉन पोलराइजेशन के नतीजे में ही वो जो एनर्जी होती है, वो दूसरे रेशे या पॉइंट या एटम को कह लें आप, प्रोड्यूस मुंतकिल हो जाती है, ट्रांसफ़र होती है, और इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता होते होते पूरे जिस्म में फैल जाती है। अब इसकी एक स्पीड भी होती है 6 किलोमीटर पर मिनट होती है। अगर आपका खून ज़्यादा मन के है, गाढ़ा है, तो ये और भी तेज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो जितनी चीज़ थिक होती है, उसकी वाइब्रेशन में उतनी जल्दी एनर्जी क्या आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। और दूसरी बात ये कि ये नर्व इम्पल्स है क्या चीज़ें, और ये कहाँ से आती हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं उन्हीं में से निकलती हैं। ठीक है, और ये हर जिस्म के अंदर डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव है। अब ये क्या है कि इससे मुराद ये है कि हर जो भी आपका एक आसाब है, ये एक नर्व्स हैं, उसके अंदर क्या जो भी आपकी एनर्जी होती है, उससे जब तक वो मुनासिब सा या एक सूटेबल सा उसको स्टिमुलस ना मिले या उसे अफेक्ट ना करे, तो दीगर हिस्सों में पहुंचाने की सलाहियत वो रखती होती है। अगर उसके मुतलका उसके रिलेटिव उतनी फोर्स ना मिले, तो वो कोई भी आपका रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करती। अब जो एक स्टिमुलस का काम होता है, वो अपने सिर्फ काम जो उसे काम मिलता है, स्टिमुलस का मतलब ये होता है जो चीज़ आप पे इफेक्ट करती है वो स्टिमुलस कहलाती है। ठीक है, स्टिमुलस को उर्दू में महीज का लफ्ज़ इसमें बार बार आएगा, तो महीज का मतलब आप इंग्लिश में याद रखें, स्टिमुलस वो चीज़ होती है जो भी आपको कोई ख़ास रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए उकसाए। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्टिमुलस होता है। और दूसरी ये है कि नर्व्स की कोई अपनी पावर नहीं होती है। ठीक है, वो बेसिकली पावर लेती कहाँ से, वो जो आपका स्टिमुलस होता है वही आपको एक पावर जनरेट करके देता है, उसी से ही वो एक्टिव होने के बाद वो सारा काम, सारा प्रोसेस जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, उसको वो पूरा कर रहे होते हैं। अब ये होती है कि इनकी अपनी तो कोई एनर्जी नहीं होती है, जब तक ये एनर्जी बाहर से लेते हैं, बाहर से लेने के बाद ही उसको, अगर तो ये है मसले, इसके अंदर प्रिंसिपल एक यूज़ होता है, ऑल और नॉन प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। अब ये क्या है कि जब वो अपनी एनर्जी, जो भी स्टिमुलस एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अगर वो एनर्जी वो अपने पास स्टोर करके नहीं रखता है, वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है। वो आगे जब ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ी बहुत अपने पास रखता है, वो सारी की सारी ही ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके, इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं ऑल और नॉन प्रिंसिपल। या तो सारी की सारी दे देगा या कोई भी नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, जिस पीरियड के अंदर वो दोबारा अपने लिए एक पावर जनरेट करता है, उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। ठीक है, इस अरसे के अंदर वो दोबारा अपने लिए एक पावर जनरेट कर लेता है उतने से, लेकिन ये वक्फा जो होता है, ये जो पीरियड होता है, ये बहुत कम होता है। जस्ट सपोज जो 1 सेकंड का 1000 वाइसा हो सकता है।
ठीक है, लेकिन फिर भी एक पीरियड तो है ये आप इसको, वो एग्जिस्ट करती है चीज़ें। अब इसमें क्या है कि जो दूसरी सूरत हो सकती है कि जब ये जो इसके बाद एनर्जी होती है, जब तक इसके अंदर बहाल होती है, इस दौरान में होता क्या है कि आम मिकदार से ज़्यादा जो शदीद महीज होता है उससे तवा आगे मुंतकिल कर देता है। इस पीरियड को हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, ये अरसा भी 1 सेकंड के हज़ार में, दोनों का एक किस्म का सेम ही है। उम्मीद है ये टॉपिक आपका समझ में आया होगा। ठीक है, अपने राय का इज़हार करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी लेक्चर्स आप तक पहुंच रहे हैं और आपके ये किसी काम भी आ रहे हैं। ठीक है, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अभी कोई ऐसी जो मॉनेटरी हमें मोटिवेशन तो कोई नहीं है, लेकिन यही है कि आप मोटिवेट हमें करेंगे तो डेफ़िनेटली हम इससे आगे भी चलते जाएंगे और मज़ीद अच्छे सा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। आपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।